इसने ट्रंप से 7 वादे किए जो डॉक्टर दानिश मशहूर एंकर हैं, इन्होंने बताए। मैं इससे पहले इनमें से कुछ 4 वादों को जानता था। ट्रंप ने इसे कहा कि अगर वो वादा, ये गोरा था, इसकी रूह गोरी है, लेकिन इसने पाकिस्तानी लिबास पहन लिया और इसी चक्कर में पठान भी आ गए, इसी चक्कर में ये भी आ गए, पंजाबी भी आ गए। यूथ दरअसल में पाकिस्तान के प्यार में ही सिर्फ चले और उस मसलन को गंदी बाल्टी में नहाता रहा। आपने ये पढ़ा होगा। वो और पिंकी जादूगर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ी अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कितनी बार सोचा कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन फिर उसकी एक वजह थी कि हमारे मुल्क में दीन इस्लाम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि और लोगों को इसका शऊर ही नहीं है कि वो उनके साथ क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा, चाहे लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मैंने उन्हें असल तस्वीर दिखानी है। एक वजह यह भी है कि लोगों को तारीख़ हमेशा मुस्सिख रंग में पेश की जाती है। मैं चाहता हूं कि असल शक्ल इनको दिखा दूं। कोई सही मालूमात नहीं मिलती। एक तरफ एंकर हैं जिनके ऊपर हड्डी फेंकें, उस तरफ ये भाग पड़ते हैं। एक तरफ किसी की हक में होते हैं, एक दूसरे के मुखालफ होते हैं। लोगों ने ऐनकें लगाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसने जो ऐनक लगाई है वहाँ ही बैठा हुआ है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आप में से जो यूथ ही हैं, इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। मुझे ये भी पता है कि उन्होंने तब्दील नहीं होना है, लेकिन खुदा का नाम है, अगर इस्लाम और पाकिस्तान की तबाही हो रही है तो फिर तो कम से कम सोचने की कोशिश करें। ये यूथियों की, ये सबसे पहले मैं इमरान खान की ख़तरनाक चीज़ें बयान करूँगा कि इसने क्या क्या किया है और किस तरह किया है। ये तफसील आपको शायद कहीं और एक जगह पर नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन यूथियों का शऊर का लेवल ये है कि इनमें से 99% इमरान खान को रूस और चीन का हामी और अमेरिका का मुखालिफ समझते हैं। वो भोले बादशाह, ये तो सोच लो कि अगर इमरान खान इनका हामी होता, रूस चीन का हामी होता, तो रूस चीन को एक बार ये कहता तो रूस चीन इसे क्यों ना बाहर निकलवा देते, सऊदी अरब भी इसे निकलवा देता, लेकिन उन्हें इसके करतूत पता हैं। इस वजह से ये उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। बाकी आप जो भी लॉजिक दें कि उसमें जो कांग्रेस वाले हैं वो गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं और वो इसकी हमायत करते हैं, लेकिन रूस चीन और सऊदीया को एक बार रिक्वेस्ट करे तो वो इसे निकलवा दें। इसने चीन की जड़ें काटी हैं। मैं इसकी तफसील आगे बताऊंगा और कुछ मुख्तसर सी बात दूसरी पार्टियों पर होगी और फ़ौज के किरदार पर होगी, जो बहुत अहम ज़रूरत है और आज का टॉपिक भी है। अच्छा, ये इमरान क्या कर रहा था, इसकी जो बड़ी बड़ी खराबियां हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ। वो बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर चीन को पक्का बाहर निकाल रहा था। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि आज 13 जून है, यानी 9 मई को जो वाक़या हुआ उसका तकरीबन 1 महीना से ऊपर बीत चुका है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाई है कि ये सारी तफसील आपके आगे रखी जाएगी। ये निकाल रहा था और इसका चीन को ग्वादर पोर्ट से निकाल रहा था। ये ना निकला तो 2 साल ग्वादर पोर्ट पर काम बंद किए रखा। इसका मकसद, इस काम बंद करने और चीन को बाहर भेजने का मकसद पाकिस्तान के हाथ पांव काटना था। अगर चीन चला जाता तो फिर यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करता। अगर यूरोप ही रह गया था, क्योंकि अमेरिका कभी इन्वेस्टमेंट ना करता, क्योंकि अमेरिका इजराइल पर इतनी बुरी तरह डिपेंडेंट है कि अमेरिका और इजराइल एक हैं। अमेरिका बैंकों पर डिपेंडेंट है और बैंक सारे यहूदियों के हैं। तो अगर वो
अमेरिका यहाँ आता, अमेरिका कभी भी हमें पाँव पर खड़े ना होने देता। आगे मैं इस किरदार पर, अमेरिका को पता है कि हमने उसके साथ क्या खिलवाड़ किया है। तो अगर अमेरिका ना आता, चीन भी निकल जाता, तो यूरोप आता तो 2 बंदे मरते ही वो भाग जाता, और फिर हमारा हम ग्वादर पोर्ट लेकर बैठे रहते, और ये भूख और नंग जो हमारे नसीब में शायद अब निकलना है, वो भी ना निकलती। अगर ये अमेरिका का ही बंदा ना होता और रूस और चीन का हामी होता, तो एक बार सिर्फ उन्हें कहता, आज वो बाहर जा चुका होता। नंबर 2, इसने बगावत की कोशिश की। इसका ख्याल था कि करोड़ों पाकिस्तानी निकल आएंगे, 80% फ़ौज में इसके हामी हैं, फ़ौज में बगावत हो जाएगी, सारा पाकिस्तान निकल कर इसके फ़ौज पर हमला करेगा, फ़ौज की वर्दियां फाड़ दी जाएंगी। इसने अपने जो लाया था बंदे, उनको टैंकों के नीचे लेटने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो उसका ख्याल था कि जनरल शमशाद साहिब इसे टेक ओवर कर लेंगे, जो इन्होंने ना किया। इसने फ़ौजी हाई कमान ने शुरू में इसलिए एक्शन ना लिया कि फ़ौज में फैज़ और बाजवा ने हर अहम जगह पर अपने बंदे लगा दिए थे। ये फ़ौज में भी थे, बाहर भी थे, तो किसी वक्त भी बगावत फ़ौज के अंदर से उठ सकती थी, ख़ास तौर पर। इसका एक और कारनामा ये है इमरान खान का कि राहील ने 2016 में एहतसाब शुरू कर दिया था। इससे पहले इसने 1000 CSP 17 और 18 ग्रेड के गिरफ्तार किए थे, जिनमें 400 के करीब सिंध का था। अडयाला जेल इनसे भरी हुई थी। बाजवा और इमरान ने ये सब छोड़ दिया। क्या एहतसाब में क्या खराबी थी, क्यों नहीं किया गया? इसके बाद इसने TTP के 50,000 दहशतगर्द बुलाकर यहाँ लाया। इसने 9 मई को इन्हें इस्तेमाल भी किया। फिर नंबर 4 ये है, इसने ट्रंप से 7 वादे किए जो डॉक्टर दानिश मशहूर एंकर हैं इन्होंने बताए। मैं इससे पहले इनमें से कुछ 4 वादों को जानता था। ट्रंप ने इसे कहा कि अगर वो वादे पूरे करेगा तो मज़ीद 10 साल इसे दिए जाएंगे। इसने 5 पूरे भी कर दिए, जिसमें से पहला पाकिस्तान को दिवालिया करना था, दूसरा पाकिस्तान को मजबूर कर देना कि वो एटम बम दे दे या IMF को बेच दे। जनरल नासिर ने ये मेरे एक दोस्त को बताया कि इसने 20% हिस्से पर कहूटा इंस्टीट्यूट IMF को बेचने की कोशिश भी की थी, और ये फ़ौज में ये खबर चली थी। इसके बाद क्या होता अगर कहूटा आपके पास ना होता, तो फिर क्या होता? अच्छा, इसके बाद इसने फ़ौज की कमर तोड़ने की कोशिश की, जो कि इसने ट्रंप को वादा किया था। इसमें बगावत की जो कोशिश भी की गई थी, आप इसे भी इसी कैटेगरी के साथ में ला लें। इसके बाद इसका हिस्सा था कि फ़ौज और अवाम में नफ़रत करा देना। ये इसने करके दिखाया। इसने बाजवा को गालियां देने के बजाय पूरी फ़ौज को गालियां दी, और हर पार्टी में मौजूद जो भोले उनके रुकन हैं, उनको पता नहीं है कि हर पार्टी में 90% करप्ट लोग ऊपर बैठे हैं। वो करप्ट लोग अपने गिरबान पर हाथ पड़ता देखकर हर उस ताकत की मुखालफत करते हैं जो इन्हें एहतसाब की तरफ लेकर आए, और वो ताकत फ़ौज है। ये करेगी ये नहीं, ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन लग रहा है कि अब शुरू हो रहा है ये काम। याद रखें कि अगर फ़ौज ना हो, ये एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर फ़ौज ना हो तो अमेरिका और इजराइल की फ़ौज यहाँ खड़ी होगी। फ़ौज ने ही एटम बम बचा कर रखा है। अगर एटम बम ना हो तो इंडिया विद इन अ वीक पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा,
और इसको इजराइल और अमेरिका इतने हथियार दे देंगे कि वो पाकिस्तान को 6 हिस्सों में तकसीम करता। और इसके बाद क्या होना था, एटम बम छीनने और पाकिस्तान फतह होने के बाद इस्लामी दुनिया भी यतीम हो जाती। अब ये इसके अलावा इसने चीन को दीवार से लगाया, जो ट्रंप के साथ वादा था उसमें, और इसे बाहर फेंकने की पूरी कोशिश की। चीन ढीठ बनकर डटा रहा और अब फिर चीन आ चुका है। इसका सबूत ये है कि इसने दीवार से लगाया था कि अब चीन दोबारा पाकिस्तान, खास तौर पर फौज और रूस और चीन फौज के पीछे आ चुके हैं। इसकी खराबियाँ अजीबोगरीब थी। मसलन वो गंदी बाल्टी में नहाता रहा, आपने ये पढ़ा होगा। वो और पिंकी जादूगर थे, यानी जादूगर तो शायद पिंकी थी, लेकिन पिंकी पीरनी जो उसकी बीवी थी, इसने इद्दत में शादी भी किसी ऐसे चक्कर में ही की। जादूगर काफर होते हैं। उन्होंने बाजवा के पुतले, मर्चे और सैकड़ों जिंदा मुर्गियां जलाई। इतने जालिम लोग थे। साथ साथ रियासत मदीना का नारा भी इसी शिद्दत से लगता रहा। अच्छा, ये जनाब मोटी मोटी इसकी खराबियां थी। यूथियत दरअसल में पाकिस्तान के प्यार में ही इस तरफ चले और उसके बाद वह हिप्नोटाइज हो गए और उनको कोई इसकी बुराई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अब है कि न्याजी की जो आम खराबियां हैं, जो कुछ ख़ास थी, उनका जिक्र हो चुका है। इसने इतना झूठ बोला, इसने करोड़ नौकरियां, बिलियन ट्री, 50 लाख घर का झूठ बोला और एहसाब का भी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं अब कन्फेस करता हूँ कि मैं खुद इसका हामी रहा हूँ, क्योंकि जनरल हमीद गुल साहब के साथ ये पार्टी लॉन्च करनी थी इसने। तो मैं इस वजह से कि जनरल हमीद गुल साहब मेरे से बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात को समझते हैं, उनकी मुहब्बे वतनी और इस्लाम दोस्ती किसी भी शक व शुबे से बालातर है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पार्टी बनाने के बजाय इन्होंने खुद ही पार्टी बना ली और जनरल साहब को बाहर फेंक दिया, हमीद गुल साहब को, क्योंकि इसकी नीयत में फतूर था। इसकी बातें सुनकर मैं खुद गया था। ये जब इमरान खान 2018 में आया तो मैं और यह मकबूल जान साहब को मिला था, जो मेरे दोस्त हैं। उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किल में है, आप बिजली और गैस की कीमत ऊपर कर दें तो आपको 3.25 करोड़ कनेक्शन हैं बिजली के, और गैस के भी तकरीबन 1.5-2 करोड़ हैं। आपको कम से कम 6-7 करोड़ अरब डॉलर सालाना आ जाया करेगा। आपने सिर्फ 2-2 हज़ार रुपया बढ़ाना है उस वक्त की डॉलर कीमत के हिसाब से। तो उसके बाद पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा, फिर आप कीमतें कम कर दें। और ये कीमतें उसी दौर में बढ़ाई गई थी। लेकिन चूँकि मुझे उसके चंद महीने बाद पता चला कि ये शख्स फ्रॉड है, ये उनके चंगल में बुरी तरह फंसा हुआ है, ये उनका एजेंट है, तो फिर मैं उससे निकल आया। मैं खुद इसका हामी रहा हूँ और अब इतनी शिद्दत से उसका मुखालिफ बना हूँ किया। खुद मैं इससे, इसकी बातों से इतना मुतासर था कि मैं समझता था कि अगर ये आ गया, उसने 10% वादे भी पूरे किए तो ये पाकिस्तान को काफ़ी ठीक कर जाएगा। लेकिन इस गधे ने -50% काम किया। इसने जो झूठ था, इसमें सबसे बड़ा इसका ये था, जो माली झूठ था, कि ये 300 से 400 अरब डॉलर अमेरिका से यहाँ इन्वेस्ट कराएगा। फौजियों ने इसे मान लिया। फैज़ अमीर और बाजवा दोनों इसके साथी थे। उसकी वजह इनकी मिर्ज़ाई बीवियां थी, इन दोनों की, जो दुरमियाल चकवाल से ताल्लुक़ रखती हैं। एक के बाप का नाम ब्रिगेडियर फारूक मोटा साहिब था और एक का नाम जनरल एजाज है। दोनों की बीवियां मिर्ज़ाई थी। ये दोनों हनफी थे लेकिन बीवियां मिर्ज़ाई थी। न्याजी की बाकी करतूत ये थे
कि इसने 2014 में अमेरिकी सदर के आने पर धरना दिया। क्या धरने के लिए और कोई वक्त नहीं था? 2016 में जब सऊदीया ने हूसियों के खिलाफ फौज मांगी, उस वक्त हूसी लगातार हमले कर रहे थे सऊदीया पर, मिसाइल हमले और मुख्तलिफ शक्लों में। तो जनाब इस गधे ने पार्लियामेंट में शोर मचा दिया, हम को किराए के फ़ौजी हैं। हालांकि हमारी तमाम फ़ौज, जो हमारे तमाम लोग हमारी फ़ौज को गलतफहमी की बुनियाद पर ही अमेरिका के किराए के फ़ौजी समझते रहे, और सऊदीया जो हमें 30 साल से पाल रहा था, उसके ख़िलाफ़ ये गधा क्या बातें कर रहा है। मैं इसे जो गधा कह रहा हूँ और कुछ और कह रहा हूँ, मेरे पास वजूहात हैं जो अभी मैं बयान करूँगा। सऊदी अरब इस वजह से सख्त नाराज़ हो गया कि मैं तुम्हें सारी उम्र पालता रहूं और मुझे ही तुमने ठींगा दिखा दिया। 2016 ये हो गया। 2018 में जब मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान आ रहा था, तो इसने पाकिस्तान दौरे पर भी धरना दे दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ ना आ सका। ये तमाम इसी वक्त इसने किया जब हमारे ये इत्तेहादी हमारी मदद को आ रहे थे कि 1200 अरब रुपए की एक करप्शन जो कोरोना के नाम पर की गई थी, वो भी इसी हुकूमत ने की थी। तो इसका लतीफ़ा ये है कि इनके आगे हड्डी फेंकी गई थी। वो पहले 1200 अरब डॉलर दिए गए। तो इसके लिए लतीफ़ा अर्ज़ है कि एक बंदा जा रहा था, उसके साथ एक बंदर था। बंदर तंग करता था, शरारतें करता था, बंदा बड़ा तंग था। उस बंदे के पास जलेबी थी, उसने जलेबी बंदर को दे दी और कहा कि इसे संभाल के रखना, जब मैं मांगू रख लेना। बंदर ने जलेबी खा ली। तो उसने जब खा ली तो उसके बाद जब भी बंदर तंग करता, वो बंदा कहता कि मेरी जलेबी काट, तो बंदर सीधा हो जाता। यही काम कोरोना में किया गया। जब इसकी टीम ने जलेबी खा ली तो उन्होंने कहा ये काम करते जाओ। तो कोरोना में ये सब कुछ होता रहा। हालांकि इतने पैसे थे कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकाल सकते थे, लेकिन ये भी इसी की टीम की जेबों में गए। इसके बाद जब न्याजी आया तो पाकिस्तान पर कुल 25,000 बिलियन डॉलर कर्जा था। जब ये गया तो 43,000 बिलियन डॉलर कर्जा था। इसने दवाइयों की कीमतें, बिजली गैस की कीमतों में इतना इजाफा किया, दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा किया। हालत ये है कि बहुत से मुल्क पाकिस्तान ग्वादर में आना चाहते हैं। चीन 1500 बड़ी इंडस्ट्री के साथ वो अपने मुल्क से निकाल के 1500 यहाँ लगाना चाहते हैं। इमरान ने इसका पूरी तरह रास्ता रोका। इसमें से तकरीबन 3-3.25 करोड़ लेबर इसमें खपेगी। बल्कि जब पूरा ये चल पड़ेगा, ये ग्वादर पोर्ट और ये चेन, तो कहीं हम 5 करोड़ नौकरियां क्रॉस कर जाएंगे इस चक्कर में। तो हमारे पास असल में बेरोजगार लोग कहीं 2 करोड़ भी नहीं बनते हैं, इससे भी कम हैं। सऊदीया 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ऑयल इंडस्ट्री और ऑयल सिटी देना चाहता था। रूस गैस सिटी, मलेशिया, जर्मनी और तुर्की कारों की इंडस्ट्री लगाना चाहते थे और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठा है कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठा अगर इसे करार दे दें, और इतने एतमाद के साथ झूठ बोलता है कि सच लगता है। इसने चौधरी और शेख रशीद को घटिया कहा, फिर पार्टनर बना लिया। एहसाब का नारा लगाया, एहसाब के अगेंस्ट बिल्कुल चला। अगर इमरान को 3 माह और मिल जाते तो फैज़ ने CNC बन जाना था और इमरान ने ताहियात सरबराह बन जाना था। फिर पूरा मुल्क जमां पार्क वाला कंजर खाना बन जाता और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाता। अगर चीन यहाँ ना आता तो फिर कौन आना था, किसने आना था? कोई भी मुल्क अपने बंदे मरवा कर यहाँ बैठ नहीं सकता, ना किसी के पास वसाइल हैं, ख़ुसूसन मगरबी मुल्क। शहबाज शरीफ की बज़ाहिर तो बेवकूफ़ी लगती है कि उसने हुकूमत जो है संभाल ली, लेकिन वजह यह थी कि अगर ये ना करता तो इसने अगला ताहियात बन जाना था।
फिर एक इसकी जो पार्टी है, इसने नाजी पार्टी की तर्ज पर डंडे लेकर हमारे सरों पर सवार होना था और फ़ौज में इसके हामी होते जो इसे पूरी तरह शेल्टर देते। तो हम 20-30 साल तो भूल ही जाते कुछ भी हो सकता था। महंगाई भी दरअसल सारी दुनिया में रूस यूक्रेन जंग से हुई और अमेरिका यूरोप में कीमतें डबल होगी। मैं 45 ईयर्स से यूरोप में रह रहा हूँ। उनकी इकानमी बड़ी मजबूत है, लेकिन वो मजबूत फिर भी ना संभाल सके हैं। इसके झूठ का अंदाज़ा करें कि इसने जेल भरो तहरीक शुरू की, अपने बच्चों को फॉरेन नहीं रहने दिया, गरीबों के बच्चों को जेल में फंसाना चाहता था, दूसरे बच्चों को। इसने अमेरिका दुश्मनी का एक नारा लगाया और 4 बार इसकी जस्टिफिकेशन की और अब अमेरिका ही रिक्वेस्टें भेज रहा है कि वो उन्हें बचाए। इसके झूठों की बाकी तो छोड़ें, लेकिन हराम की औलाद का एक झूठ अमेरिका में पकड़ा गया। 4 मजीद इसकी औलादें शायद, जिनमें 3 शायद इंडिया में हैं। तोशाखाना और मनी लॉन्ड्रिंग इसके घर में थी, वो इसमें फंस चुका है। इसकी खराबियों में लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। मैं इशारा सिर्फ दे रहा हूँ। इसको अजीब व गरीब शौक़ भी हैं। मुराद सईद और हमजा अब्बासी ये इसके पार्टनर थे। ये साहब जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी महंगी है, शायद पाकिस्तान में 3-4 लाख रोज़ाना की आती है। तो और ये सारे करतूतों के साथ ये रियासत मदीना का नारा भी लगाता रहता था, लगातार। उसने 1 मिनट भी नहीं दिया। अच्छा, एक बात जो अभी तक नेट पर मैंने नहीं देखी है कि इसके हर रोज़ पाकिस्तान में 5 करोड़ रुपया शौकत खानम लैब से जमा होता है। ये मुझे इसकी पार्टी का जो इंचार्ज था पंजाब पूरे का, 8-10 साल रहा, उसने मुझे बताया। ये आमनी कहाँ जाती है 1.5 अरब रुपया हर महीने का। कहते हैं ये अस्पताल बना है। भाई अस्पताल तो ज़्यादा से ज़्यादा इन आमनियों में 2 अस्पताल साल में बन जाते हैं और ये आमनी पिछले 10 सालों से आ रही है। ये किधर जा रही है? यानी 18 अरब रुपया सालाना। इससे करप्शन की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसके दाएं बाएं आगे पीछे जो भी थे वो चलता रहा। अच्छा, झूठ में इसकी टांग का झूठ भी था। इसने एक वादा भी पूरा ना किया, झूठ और फिर झूठ। इसने सारी कौम को, जो बहुत बड़ा गुनाह है, सारी कौम को बदतमीज़, बदअखलाक और वालिदैन का गुस्ताख बना दिया। और इसने ऐसा एथनाटाइज किया, उसकी वजह मैं आखिर में बयान करूँगा। अब इसके आशिकों के लिए फ्री सेक्स, नशे, हमजिन्स परस्ती सब कुछ जायज़ है। ये बेहद ख़तरनाक रुझान है। वो यूथ, ये मम्मी डैडी थे, हम शुरू में भी कहते थे कि ये जेल में नहीं जा सकते हैं, ना मारें खा सकते हैं, जान सिर्फ मजहबी जहन वाले दिया करते हैं। इसके घर में करप्शन हो रही थी और इसको ये समझ नहीं आ रही थी। क्या ये अंधा था? जो इसको बताता था उसे निकाल देता था। चाहे बुशरा बीबी की तोशाखाना की करप्शन हो, चाहे 5 कैराट की अंगूठी हो, कैरेट की अंगूठी हो, तो इसने क्या क्या नहीं किया। तो इसका ख्याल इस वजह से गलत हो गया जो 9 मई को इसने ट्राई की कि कम से कम 50 लाख पाकिस्तानी घरों से निकलकर फ़ौज के कपड़े फाड़ देंगे, टैंकियों के आगे लेट जाएंगे, लेकिन वो लोग ना निकले और बहावत ना हो सकी। ये जो भी दवाइयाँ लेता है वो आपको पता है। इसका प्रूफ हुआ है, 5-6 बंदों ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि शेख चिल्ली की तरह ये लेता है जो दवाइयाँ। शेख चिल्ली की तरह ख्वाबों की दुनिया में रहकर फैसले करता है। हालांकि इसे बाहर से, अमेरिका से और बाहर के मुल्कों से इसे पूरी गाइडेंस एक स्टेप पर ली जाती है। तो मैं ये भी कहता था, एक लतीफ़ा है कि बाबा कोडा से सवाल हुआ कि फ़ौज इसे क्यों नहीं पकड़ आई। पकड़ना तो भाई पुलिस ने है, पहली बात ये, और पुलिस जहाज़ों से बड़ा डरती है।
ये बाबा कोटा ने जवाब दिया कि पकड़ना पुलिस ने, पुलिस जहाज़ों से बड़ा डरती है। तो हंसने लग पड़े। अच्छा, बहरहाल फ़ौज ने इसके साथ ये गेम की कि जब इसके लोग आए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की, और ये जूं बयान देता था पसपाई इख्तियार करते थे। और उसके साथ जिस तरह भुट्टो को मरवाने वालों ने भुट्टो को के साथ पाठ किया था, इन्होंने इसके साथ किया। इसे कहते रहे तुम शेर हो और ये सारे के सारे गीदड़ चूहे हैं फ़ौज वाले। तो इसके साथियों ने इसे शेर और दूसरों गीदड़ चूहा बताया। फ़ौज ने पीछे हट कर पसपा होती गई। वो मंगोलों का एक तरीका होता है कि जब वो पसपा होते थे तो जान के पसपा हो जाते थे, जंग में दूसरी फ़ौज इनके पीछे आती थी तो ये दायरा बना लेते थे। तो उन्होंने दायरा बनाकर इसे घेर लिया और गिद्दड़ कुट शुरू हो गई, जो अभी तक जारी है और आगे बढ़ती चली जाएगी। अब हम एक दो और चीज़ों की तरफ आते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत की वजह क्या थी। ये बड़ी अजीब बात थी कि कोई बंदा आए और इतना मकबूल हो जाए कि लोग इसके प्यार में पागल हो जाएं। तो इसमें कई वजूहात थी, ये और बहुत सी वजूहात थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख़ में ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। नंबर 1, इसका 1992 का क्रिकेट मैच जीतने का ग्लैमर, इस दौर में जो इसकी आशिक आंटियाँ थी जो आज हर पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद हैं और अपर क्लास में मौजूद हैं, इनमें सिविल सर्वेंट भी हैं, फ़ौजी भी हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियों को पक्का यूथिया बना दिया। ये आंटियाँ बहुत से फ़ौजियों की बीवियाँ भी थी और फ़ौजी अपनी बीवियों से डरते भी हैं, क्योंकि अगर इनकी बीवी के साथ झगड़ा हो जाए तो ये फिर कर्नल से ऊपर नहीं जा सकते। बहुत सी वजूहात हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे वालिद, बड़े भाई और छोटा भाई तीनों फ़ौजी ऑफिसर थे। मेरे दादा भी फ़ौजी थे, वो नायब सूबेदार थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़े थे। नंबर 2, तमाम मिर्ज़ई इसके हामी थे। बाजवा और फैज़ दोनों की बीवियां चकवाल में जो गांव दरमियाल है, तोप वाला गांव, मशहूर गांव, इसकी मिर्ज़ई थी। हर मकाम पर मिर्ज़इयों ने इसे बड़ा सपोर्ट किया। ये लंदन में इनके हेड मिर्ज़ा मसरूर को भी मिला था, और लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने वादा किया कि मिर्ज़ई अक़लियत का खात्मा कर देगा, लेकिन मुझे अभी तक सबूत नहीं मिला। लेकिन उसको मिलने का क्या मतलब था। नंबर 3, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह थी कि ईरान ने सऊदिया की मुखालफत में अहले तशी को इसके साथ लगा दिया। अहले तशी पीपी को छोड़कर इसकी जमात में आ गए, लेकिन उसकी वजह बुनियादी तौर पर सऊदिया मुखालफत थी। अब ईरान हमारे साथ सही हो चुका है, अब ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हैं और इंशाल्लाह ये ठीक रहेंगे। ये चाइना ने करवाए हैं इन दोनों की सुलह, सऊदिया चाइना की, लेकिन ये वजह भी थी और इन लोगों ने भी उनका साथ दिया। एक और बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की थी, ये चौथी वजह है कि पाकिस्तान के 2.25 करोड़ लोग फॉरेन में हैं। वो लोग मीडिया की ज़बान से ही सब कुछ देखते हैं। मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, तो इस चक्कर में वो इसके झांसे में आ गए। इनमें से कोई ये 90 लाख ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और हर एक की 2-2, 3-3 फैमिलियाँ, कहीं 4 फैमिलियाँ इनके ज़ेर असर थी, तो वो भी इनके साथ मिल गई इसी चक्कर में। चूँकि इस तरह करोड़ों फैमिलियाँ इसे मिल गई, तो यही एक सपोर्ट काफ़ी थी। बाहर रहने वाले यहाँ रहने वालों से ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, लेकिन वो इसके झांसे में आगे फंस गए। और जो बहुत बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी की वजह थी कि मीडिया ने मगरब से पैसे लेकर बेशुमार जाली अकाउंट्स भी बनाए। इसके एक साथी फरहान विर्क हैं और बहुत से लोग हैं, चाहे लंदन में आदिल राजा हो, चाहे मैदी हो जो कनाडा में है गालबन, जो दूसरे मुल्कों में हैं, इन सब ने जाली अकाउंट बनाए, मीडिया वालों ने बनाए और उसके बाद जनाब इतना पॉपुलर कर दिया। नौजवानों ने इसके गच्चे में आकर, इसके शहर में आकर ये मुहिम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाई और बड़े सही जज्बे से चलाई। और जो इसका मुखालिफ होता एक बात भी करता, इसी मीडिया में उन्होंने ये वो चीज़ें लगाई हुई थी
कि उसके ख़िलाफ़ लगातार हमले शुरू हो जाते, 3-4 सीधे लोग अटैक कर देते, तो बंदा चुप हो जाता। उसके बाद हमारे जो भोले बादशाह हैं तारिक जमील साहब ने बच्चे खुचे लोगों यानी देवबंदियों को इसका हामी बना दिया। उन्होंने देवबंदियों को इसका हामी बना दिया। यानी देवबंद जो थे ये नून के साथ काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन गोगी जो है इसकी फ़रक गोगी ये तारिक जमील साहब को सालाना 8 करोड़ रुपए देती थी, जो ये ख़ुद तो नहीं इस्तेमाल करते थे, ये मदरसों में जाते थे, लेकिन बहरहाल ये उसके झांसे में आ गए थे। इसके बाद नंबर 7, पाकिस्तान में सब सेकुलर और दैरियस के हामी थे और मीडिया इनसे भरा हुआ है। इन्होंने मीडिया तमाम पर हर जगह पर इसकी मोह मिसरा चलाई कि वो इस्लाम दुश्मनी में वो आखिर तक चले गए थे। अच्छा, फिर एक और अहम वजह इसकी पॉपुलैरिटी की थी कि लोग पिछले 40 सालों से तरक्की ना होने की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी से सख्त दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। हालांकि उसमें इनका कोई कसूर भी था, लेकिन मेन कसूर IMF का होना था, जो कोई भी काम की चीज़ यहाँ नहीं होने देती और हर उस चीज़ की जड़ें काटते हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ चली ले जाए। मैंने अपने सियासी जो वीडियोज़ हैं, जो आप कमर इकबाल सूफ़ी SUFI पर देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। इसने करप्ट का नारा इस शिद्दत से लगाया कि वो तो नया है। इसने ये नहीं कहा इसके आसपास घर के अंदर बाहर सब करप्ट हैं और वो खुद गद्दार है। अगर वो सच्चा होता तो ये भी कह देता। नंबर 9, नौजवान इसे पाकिस्तानी लिबास में मगरबी शख्सियत और इसके स्टाइल से बहुत इम्प्रेस थे कि वो सब लीडरों को खुद एतमादी से मिला करता है, अमेरिकन सदर को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर को ले आएँ, वो आपको इधर का सदर बना दें, वज़ीर आज़म बना दें। इसने लेकिन इस तरीके से बड़े ख़तरनाक तरीके से मगरबी कल्चर अपने हुलिये और उसकी मदद से, ये गोरा था, इसकी रूह गोरी है, लेकिन इसने पाकिस्तानी लिबास पहन लिया और इसी चक्कर में पठान भी आ गए, इसी चक्कर में ये भी आ गए, पंजाबी भी आ गए। और करप्ट का सुनकर वो सारे उन्होंने कहा कि ये करप्शन ख़त्म करेगा। हालांकि इसके दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई। बच्चे खिंचे लोगों ने की अक्सरियत ने इसकी अक्सरियत देखकर इसकी पार्टी के साथ दिया कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि अगर आप हारी पार्टी में होते हैं तो आपके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है। थाने कचहरी ने लोगों को कुत्ता बनाया हुआ है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, गांव के लोग ख़ास तौर पर। नौजवानों ने इसके ऐनक लगाकर वालिदैन को दबाकर इसका हामी बना लिया। सिर्फ कुछ पुख्ता ज़हन के लोग इस चक्कर से बच सके। और मज़े की बात यह है कि जितने पुख्ता ज़हन वाले हैं सब इसके मुखालिफ हैं, जितने कच्चे ज़हन वाले थे वो इसके ट्रांस में आ गए। इसकी रूहानी वजूहत थी जो मैं सबसे आखिर में बयान करूँगा। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को जेल में भेजने की कोशिश में मुख्तलिफ वजूहत, इस वजह से फ़ौज को मुहल्लफ बनाया और फिर कर्नल से ऊपर जाने में वज़ीर आज़म का साइन करने की कोशिश में फ़ौज को नाराज़ कर दिया। फिर तमाम फ़ौजियों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी, जिसका नतीजा 2018 के इलेक्शन में धांधली से निकाला गया, जिसमें बाजवा और फैज़ हमीद का पूरा हिस्सा था। इसके बाद नंबर 14 वजह है कि क्रिकेट हमारा मकबूल तरीन खेल है। इसके तमाम शायकीन इसके फ़ैन थे। फिर ये था कि मुफसिर ये है कि फ़ौजियों की स्टिक ने, जजों के हथौड़े ने और मीडिया के पेन ने और मीडिया के जो इंटरनेट है और ये सारा सिस्टम है,
इसने इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके बाद वो पॉपुलर होता ही चला गया। और इसके सिर्फ मुखालफीन जो चंद बचे, जो चंद एक देवबंद ख्यालात के थे और कुछ खादम हुसैन रिजवी के हामी थे। अच्छा, इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी और अजीब वजह रूहानी भी थी। असल में जो मुझे चंद लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बातें बताई, मैं ख़ुद रूहानियत पर 7 किताबें लिख चुका हूँ जो अपर क्लास में बड़ी पॉपुलर हैं, जिनमें अहम तरीन रूहानियत दानिश और हकीकतें हैं। यह आपको लाहौर में उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, तो अब मैं ख़ुद छाप रहा हूँ इसे। तो ये था कि इसके जब भी कोई रूहानी हस्ती पैदा होती है जो पाकिस्तान में चंद एक पैदा हो चुकी है अच्छे लेवल की, तो उनके साथ एक नेगेटिव फोर्स भी पैदा होनी शुरू हो जाती है जो उसका कोई काउंटर होती है। वो नेगेटिव फोर्स भी साथ साथ, जिस तरह फरिश्तों के साथ शैतान भी अपने काम में लगा रहता है, वो नेगेटिव फोर्स इसकी बीवी पिंकी पीरनी के पास आ गई थी, उसके हमायत में आ गई थी। वो ख़ुद इतनी बड़ी रूहानी नहीं थी, वो सिर्फ चंद एक इस्तिखारा वगैरह करना जानती थी, जो कि पाकिस्तान में बेशुमार लोग कर लिया करते हैं। तो लेकिन वो फोर्स आने के बाद इमरान खान का ग्लैमर इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग हिप्नोटाइज हो गए थे। कच्चे ज़हन के लोग इसकी तकरीरों से हिप्नोटाइज हो गए थे। उनको फिर इसका बुरा नहीं लगता था, हर चीज़ अच्छी लगती थी। जो शख्स भी ये ऐनक लगा लेता है वो ख़राबियाँ देखनी बंद कर देता है और सिर्फ प्लस प्लस देखता है। आम आदमी भी किसी पार्टी का हो, चाहे नून का ले लें, पीपी का ले लें, वो हामी होगा, उसके मुखालिफ जो भी चीज़ है कहेगा झूठा प्रोपेगेंडा है, चाहे बात कितनी सच हो। लेकिन कच्चे जहन के, और मुझे अफसोस ये है कि पाकिस्तान के 80-90% रूहानी लोग भी कच्चे रूहानी हैं जो उसके हामी बने हुए थे। हालांकि इसने जो दीन के साथ किया, सादिक और अमीन सिर्फ 14 सालों में आपकी ज़ात थी। इस गधे को बनाया गया जिसमें दुनिया की तमाम बुराइयां हैं, तमाम शरई बुराइयां हैं, हर किस्म की करप्शन मौजूद है। तो यही वजह थी कि मैंने मेनली ये वीडियो बनाई। लोग मुझे कहते हैं तुम एक रूहानी बंदे हो, तुम्हें तो हम बड़े सीरियस तरीके से फॉलो करते हैं, तुम किस चक्कर में आ गए हो। लेकिन जब मेरे दीन को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पर भी हमले हो रहे हैं इस तरीके से, कल तक 10 और खड़े हो जाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 वालिदैन अज़ीम थे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक वो जिन्होंने इससे पैदा किया। कितनी ऐनक इन लोगों को लग चुकी है और कितने वो दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरे जो यूथिये मेरा वो चैनल छोड़ जाएंगे, दूसरे कुछ करेंगे। मुझे तो आज तक उससे पैसा भी कोई नहीं मिलता, मैं परवाह ही नहीं करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो हैं थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करें, कम से कम हमेशा के लिए आग में ना जलें। इन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ख्वाब आया है कि रसूल पाक ने एक बंदे को कहा जो उसकी पार्टी में नहीं जाएगा, उसे कब्र में पूछा जाएगा, आगे उसमें पूछा जाएगा, भाइयों ये ख्वाब आपका ख्याल होता है क्या? आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर देखी है कि आप पहचान लेंगे? इसमें मेरी कोई वीडियोस देखें, कुछ और चीज़ें देखें, दीन को ख़राब मत करें। फिर एक दूसरे साहिब ने कहा मदीना में कि जनाब ये हमें आया ख्वाब के जो उसका साथ देगा वो ठीक नहीं होगा। ये दोनों ख्वाब इनका अपना ख्याल थे। तो ये आपने ये चंद एक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी लिस्ट लंबी है, आप अभी उसकी परवाह ना करें। यानी लिस्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब इलाज ये है, इसका एक इलाज है जो फ़ौज वाले कर भी शायद रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बताएं। देखिए इसने क्या सलूक किया लोगों के साथ। लोगों को अक्ल क्यों नहीं आ रही कि इसकी पार्टी में सब लोग मिट्टी बराबर थे या कुत्ते थे। जब तक इसकी चमचागिरी करते थे ठीक थे, जब इसके अगेंस्ट जाते थे उन्हें निकाल दिया जाता था। वो किसी का भी दोस्त नहीं था, और जो किसी का दोस्त ना हो वो सख्त ख़तरनाक होता है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, उसे कोई परवाह नहीं होती। और ये वो आदमी था जो किसी का दोस्त नहीं था, अपनी बीवियों का भी दोस्त नहीं था। ये सिर्फ अपना दोस्त है, अपना बेवकूफ़ दोस्त।
और यकीन करें सच ही दुनिया को चला रहा है, सच और इंसाफ। जो सच से टकराएगा वो अपना सर ही फोड़ेगा। आप मैं इस वक्त फ़ौज को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सच पर ही खड़े हों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे इस वक्त दुनिया में अमेरिका और चीन की माशी जंग है, चल रही है, जिसका हम भी हिस्सा हैं। चीन हर महाज पर जीत रहा है, अमेरिका इसराइल एक है। इस वजह से हमारी इनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती कि नज़रिए पर ही कौमें खड़ी होती हैं, नज़रिए पर ही कौमें कट जाया करती हैं, लेकिन हटती नहीं हैं। हमारी चीन से दोस्ती हिमालय से भी बुलंद और समुंदर से गहरी है। ठीक है, चीन से हमें कुछ इख्तलाफात होंगे जो वो उधर मुसलमानों के साथ सिंकियांग में कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बातें नहीं है। चीन आगे इनको कंट्रोल भी करेगा। चीन इंडिया के भी दुश्मन है और लद्दाख वगैरह में उसे अच्छी खासा रगड़ा दे रहा है। अमेरिका जहाँ भी जाता है जंगें लगाकर फ़ौजों को, मुल्कों को तबाह करता है। जहाँ भी जाता है जंग लगवाता है, फिर सर्वाइवल के चक्कर में लोग हथियार ख़रीदते हैं, फिर इसी चक्कर में बहुत सस्ते दामों अपने जो वसाइल हैं वो अमेरिका के हवाले करते हैं। और अमेरिका हमेशा यही गंद जिस जगह पर जाता है फैलाता है, और चीन बिज़नेस करता है। चीन हमें वेलकम है, और बहुत सी और वजूहात पर भी। अब सऊदीया और पूरा एशिया रूस चीन ग्रुप में आ चुका है। 2014 में नवाज शरीफ राहील ही चीन को ग्वादर से लेकर आए थे, जिसे बाजवा और इमरान ने बाहर फेंक दिया। अब पाकिस्तान IMF के चंगल से निकल चुका है। इसके पास ग्वादर पोर्ट के अलावा 200 ट्रिलियन डॉलर, 2000 अरब डॉलर, 2 लाख अरब डॉलर बनते हैं ये, की मादनियात भी हैं। इंशाल्लाह 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा और अहम मुल्क बन चुका होगा। चीन ने सियासी स्टेबिलिटी की सूरत में हम पाकिस्तान की पूरी मदद का वादा किया है। अब हमने अगर इसे ख़त्म करना है तो इसे जेल में कैद करें तो ये नेल्सन मंडेला बन जाएगा, इसे बाहर भेजें तो ये इमाम खुमैनी बन जाएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें इसका हाल नहीं है। और इस गद्दे को अपनी दवाइयों के चक्कर में कोई पता नहीं लगता ये क्या कर रहा है, इसने वही करना है, क्योंकि इसका नफ्स इससे ये देवता बना हुआ था पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का खुदा, नौज़ बिल्लाह, खुदा बना हुआ था इसकी पार्टियों के लिए। तो इसका कोई हल नहीं है। और फिर जब तक मीडिया इसके हाथ से नहीं लेंगे ये कमज़ोर नहीं होगा। मीडिया इसके साथ चलता रहेगा। कुछ मीडिया को रोका गया, लेकिन नहीं, इसे सिर्फ 2 दिन दवाई ना दें और जेल में रखें तो ये पागल हो जाएगा या ख़ुदकशी कर लेगा। इसकी दिलेरी भी उसी दवाइयों की वजह से है। इसका मरना ही इस कौम की बचत है। जी, मैं बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा। पिंकी पीरनी से कोई एडवाइस है कि उसने काफ़ी इस पागल के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, तो थोड़े दिन सब्र कर ले, उसे इसकी जायदाद मिल जाएगी, वरना ये जायदाद इंग्लैंड चली जाएगी। अब बात यह है कि ख़राबी ये भी है कि नौजवानों ने इसका साथ दिया, लेकिन पुख्ता ज़हन लीडर किस चक्कर में इसका साथ देते रहे। कुछ को तो शायद इसके साथ में लाया गया था, लेकिन जो बाकी आए हैं उनकी अक्ल का मत कहाँ मारी गई थी। क्या उन्हें इतना पता नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है और ये किस तरफ जा रहा है? अक्ल का इलाज निकालें इन लोगों का। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल इकॉनमी कहा जाता है। बहरहाल मुख्तसरन में आखिर में एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, इमरान खान अहमक, पागल, गद्दार या दजाली है, यह सब का मजबूआ है।
मेरे ख्याल में ये सब का मजमू है। बहर फैसला आपने करना है। अब मैं चंद एक मुख्तसर सी बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और उसके बाद फ़ौज की बारे में करूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुख्तलिफ पार्टी अपनी जगह पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी को अमेरिका हमेशा सेकुलर जमात समझकर प्रमोट करता था। अमेरिका के कैंप से निकल जाने के बाद पीपल्स पार्टी मिट्टी हो गई, जो कि 2014 में हुआ। इसके बाद नून है। नून को हमेशा मैं कमतर बुराई समझता हूँ, हालांकि मेरी फैमिली इसमें है। बहरहाल वो ग्वादर पोर्ट में चीन को लेकर आए थे, जो कि एक पाकिस्तान पर बड़ा एहसान था। फिर इसके बाद मोटरवे इन्होंने बनाई, लाहौर मेट्रो इन्होंने बनाई। इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये इसमें भी करप्ट लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान में दरअसल 30-40 करोड़ लगाकर कोई MNA बनता है। वो 30-40 करोड़ जेब से नहीं लगाएगा। यही करप्ट लोग, यही ब्लैक मार्केट है, यही प्रॉपर्टी टाइकून और ऊट पटांग लोग इसका साथ देते हैं, तो बाद में उन्हें अकोमोडेट करना है। तो जमहूरियत हमारा किसी सूरत में हाल नहीं, हमें इस्लामी निज़ाम की तरफ जाना है। जब जमहूरियत यही है तो फिर मैं आगे चंद एक बातें और करूँगा। अच्छा, बाकी रही इसमें जमात इस्लामी सबसे बेहतर जमात है, लेकिन इंतहाई कमज़ोर है और उन्होंने अपनी पार्टी को लूज़र बना दिया है। मैं उसके लीडरों से मिला था, मैंने समझाने की कोशिश की अपने तौर पर, तो लेकिन दरअसल जब तक हम अमेरिकन कैंप में थे या IMF के ज़ेर असर थे, वो खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जमात इस्लामी बहरहाल बहुत अच्छी जमात है। अगर बेहतर निज़ाम आया तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनते, ये असूलों पर समझौता नहीं करते, क्योंकि इनकी जड़ें मुल्क से बाहर भी हैं। इनकी जड़ें तुर्की में भी हैं, अलजायर में भी हैं, बांग्लादेश, इंडिया और कश्मीर, हर जगह पर इनकी जड़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अच्छा, बाकी पार्टियों में रह गए फजल रहमान साहब, तो ये जो इनकी जमात है, तो ये बुरे लोग नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने हर हालत में हुकूमत के अंदर रहने की कोशिश की, लेकिन इनकी जो कामयाब पार्ट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जो इनके पॉजिटिव पहलू हैं, मनफी और मुस्बत दोनों। उसमें ये है कि ये जो जंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में, ये इसी जंग में शामिल थे, और इस जंग में जो फजल रहमान साहब थे वो पाकिस्तान में इसे कंट्रोल कर रहे थे। जब भी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात करनी होती थी तो ये रोडें ब्लॉक कर देते थे, और समीउल हक साहब मुजद्दिदी साहब के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में ये जो वार थी ये लड़ रहे थे, और ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। फिर यही पार्टी बलूचिस्तान में जो सेपटिस्ट जोरों पर हैं, पठान पर पाकिस्तान हैं, तो पठानों को वाहिद सहारा जो हैं वो ये लोग हैं, फजल रहमान साहब हैं। तो ये बड़े कीमती बंदे हैं, मैं ज़ाती तौर पर इनको पसंद करता हूँ। ठीक है, गलतियाँ अपनी होती हैं, जो भी चीज़ें हैं। अब आगे चलें आप, तो बाकी जो पार्टियाँ हैं वो इतनी अहम नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने भी कुछ नेक काम किए थे, हालांकि भुट्टो ने इंडस्ट्री नेशनलाइज की, बेड़ा गर्क किया। फिर ऐसे दैर्य लोगों को सामने ले आया। कॉलेजों के प्रोफेसर आधे दैर्य थे, जिनकी बाकियात अभी तक 2010-15 तक अपना वो खबासत फैला रही थी, और हर कॉलेज में जो बेकिरदारी हो रही है, बदकिरदारी है, उसके पीछे भी ज़्यादातर ये प्रोफेसर थे। तो भुट्टो साहब ने ये गंद घोला, लेकिन उन्होंने एटम बम में चंद एक ईंटें लगाई एटमी प्रोग्राम में, लेकिन एटम बम में हर एक ने लगाई, उनके अलावा भी किसी ने इसमें रुकावट नहीं डाली। एक लंबी बात है। तो ये पार्टियों की मुख्तसर सी बात है, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हम इस जमहूरी निज़ाम में हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत तरक्की कर रही है, अमेरिका के आशीर्वाद से कर रही है, और इस्लामी मुल्कों को मैं वो उठने नहीं देता, किसी भी मुल्क को। मिस्र का क्या कसूर था कि जमहूरियत में उन्होंने पसंद किया था, तो मर्सी को क्यों शहीद करवाया गया,
और 250 बंदों को क्यों फांसी लटकाया गया, जिनमें से वो पार्टी आई थी तो अगर जमहूरियत है तो उसे मौका दें। फिर इसके बाद इन्होंने और भी हर मुल्क में इस्लामी ताकत को उठने नहीं देता था। और इस्लामी दुनिया में 2 मुल्क ऊपर गए हैं, तो दोनों में एक मलेशिया है जिसमें महातीर मोहम्मद साहब ने 20 साल उसे चलाया, लेकिन वो भी असल में डिक्टेटर थे। डिक्टेटर ही इनकी मर्ज़ी के खिलाफ चलता है। और तुर्की में तैयब अर्दगान साहब थे जिन्होंने तुर्की को बहुत ऊपर जो ले गए। तो ये दोनों भी डिक्टेटर थे। जमहूरियत आपको आगे नहीं ले जा सकती। जमहूरियत इसकी इन्हिसार करती है अमेरिका की मर्ज़ी पर। जहाँ भी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, अगर गैर इस्लामी मुल्क हैं तो उनको के ऊपर ये सख्ती नहीं करता, सिर्फ उनका खून पीता है। इंडिया जो तरक्की कर रहा है तो इसे 2000 से लेकर 2020 तक इसमें $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए गए, 2000 अरब डॉलर, जिसकी वजह से इंडिया कुछ खड़ा हुआ है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जमहूरियत हमारा हल नहीं है, ना हम जमहूरियत में तरक्की कर सकते हैं। अब एक सबसे अहम बात यह है कि फ़ौज का जो किरदार है, देखें ये सीधी सीधी बात है कि अगर हम फ़ौज को निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ अमेरिका और इज़राइल की फ़ौज बैठी होगी। कोई भी पॉलिटिशियन अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, उसकी चीख नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये 33% 35% वोट लेकर आते हैं, बाकी मिलजुल का बनाए हुकूमत बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनके ऊपर केसेस भी हैं, इनके पैसे भी बाहर के मुल्कों में, ये क्या काम करेंगे? तो हमें यही जो चीज़ें हैं ये ज़हन में रखनी चाहिए। हमें इस्लामी निज़ाम की तरफ जाना है और कोई निज़ाम हमें नहीं आज़ादी दिलवा सकता और नहीं तरक्की करा सकता। ये मैं 45 साल तक यूरोप की सिस्टम को, मगरब के सिस्टम को स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ। इकानमी इतनी मुश्किल है कि आजकल के डॉलर जो हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान जाते हैं, अगर यहाँ पर रेट 290 होता है तो इसमें पेशावर में 300 होता है और अफ़गानिस्तान में 315 होता है। तो हमारे सारे डॉलर तो वहाँ चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान ने जो चीज़ भी ख़रीदनी हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान से, चाहे ईरान से, उसकी अपनी तो कम चीज़ें वहाँ से लेता है, चाहे पाकिस्तान से वो डॉलर की शक्ल में लेता है। तो फिर डॉलर सब वहाँ जाता है। तो जब डॉलर महंगा होगा तमाम महंगाई तो होगी। तो जब तक आप इसे नहीं काबू करेंगे, और पाकिस्तान में चंद एक मोटे बंदों ने डॉलर को काबू किया, जिनमें एक आध तो मुहब्बे वतन है, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन बाकी जो हैं बस वो अल्लाह इनकी हिदायत दे, ये पैसे के बंदे हैं। ये भी याद रखें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही बना था। अल्लाह के कानून ने ही जिस कौम को तरक्की दिलाई है वो अल्लाह के कानून पर चली है, चाहे वो काफिर कौम हो, लेकिन कानून वो अल्लाह का ही फॉलो करते हैं। इंसाफ होता है वहाँ पर, अमन व अमान होता है। तो हम भी अगर अल्लाह के कानून पर चलते रहे तो पाकिस्तान इंतहाई तरक्की करेगा। और अल्लाह के कानून की मुकम्मल जो शक्ल है वो यहाँ कुरान और सुन्नत का नफाज होना है। इंसाफ ही पहली चीज़ है, जिसके बाद तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अमन व अमान बहाल होता है, पैसे वाले आ जाते हैं। अमेरिका के मशहूर दानश्वर जो भी ज़िंदा हैं, नोम चोम्स्की, उन्होंने कहा कि दुनिया में गरीब मुल्क नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन जब कोई मुल्क अपने वसाइल को मुनज़्ज़म करके इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाता है तो उसे गुर्बत कहते हैं। असल में मुल्क को चलाना कोई मुश्किल नहीं है। कुरान पाक ने इसके तरीके शुरू में बता दिए। और दुनिया में जो कौम भी अल्लाह के बताए कानूनों पर अमल करती है वो आगे जाती है, कता नज़र के वो मुसलमान हो या दूसरे मज़हब की हो या काफिर हो। वो अज़ली अब्दी कानून इलामी किताबों में बताए गए हैं। कुरान पाक ने इस बारे में कहा कि हमने दाऊद को हुकूमत दी और इससे कहा कि इंसाफ से हुकूमत करना और नफ्स की पैरवी ना करना। यानी जब हेड ऑफ स्टेट इंसाफ करता है तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। नफ्स की वो पैरवी करेगा तो पूरा मुल्क ख़राब होगा।
तो हेड ऑफ स्टेट को कुर्बानी देनी पड़ती है, उसे सीधा चलना पड़ता है। तो मेरा अपना इस मामले में एक जुमला है कि जिस मुल्क में इंसाफ हो वहाँ गुर्बत नहीं हुआ करती। आर्मी जो है ये हर हालत में पाकिस्तान के बचाने की वजह आर्मी है, इसके अलावा कोई फोर्स भी इनका सामना नहीं कर सकती, अमेरिका, इजराइल, IMF वाला का। और इसी आर्मी ने चाहे अयूब खान दौर हो, उसकी खराबियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान फाइनेंशली बहुत स्टेबल हुआ, बेहिसाब इंडस्ट्री लगी, 5 साल मंसूबे जो थे उसके थे। उसके बाद जब ज़िया साहब आए, ठीक है उनकी कमज़ोरियाँ अपनी जगह पर, लेकिन अफ़गान वार में उलझा कर जंग को लंबा कर कर एटम बम बनाया गया और ISI को इतना मजबूत बनाया गया कि अभी भी अमेरिका को 9/11 में इसी ने टक्कर दी है। फिर जो मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ ने कुछ गलतियां ज़रूर की, उसने मिर्ज़ई और कुछ और लोगों को ऊपर ले आया, लेकिन मुशर्रफ ने 25-30 अरब डॉलर लगाकर हमें पेरिस क्लब के कर्ज़ों से निकाला, जो हकीकत में कोई 16-18% बन जाते हैं सालाना, जो हम कभी भी नहीं दे सकते थे। फिर मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ बड़ी गहरी गेम की, बहुत गहरी गेम की, उनको ऐसा फ्रॉड किया उनके साथ कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनका दोस्त कौन है, उनका वो इसे हम ही समझते रहे, फिर दोगले पर आ गए। लेकिन दरअसल में उसने बावजूद 1000 खराबियों के जो अमेरिका को तेल दिया वो बड़ा कीमती था। तो उसने और एक और कीमती काम किया था कि 1999 में चीन को लाकर वहाँ बिठा दिया था ग्वादर पोर्ट में, और फ़ौजियों ने ही इसे शेल्टर दिया। फिर कियानी ने भी इसकी कोशिश की, उनको कुछ सपोर्ट किया, लेकिन राहील ने आकर इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया और चाइना को वहाँ बिठा दिया, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये अमेरिका के पिट्ठुओं से भरी हुई है, ये किसी काम को चलने नहीं देते थे। फ़ौज में भी पहले जो CNC थे ज़्यादातर ये अमेरिका के आशीर्वाद से आते थे, अलावा चंद के, जिनमें एक ज़िया साहब थे और एक गालबन ये राहील साहब हैं। बाकियों की मुझे उनके आशीर्वाद से ही आते थे, क्योंकि हम IMF के ग़ुलाम थे, हमारा 1 महीने का ख़र्चा भी नहीं होता था। तो अब हम तमाम कौम की उम्मीदें फ़ौज पर हैं। फ़ौज इंतहाई मुहब्बे वतन है। फ़ौज और सिविलियन में फ़र्क ये है कि कोई भी बंदा पुलिस या किसी सिविल ब्यूरोक्रेसी या वापडा या किसी भी सरकारी इदारे में मुलाजिम होता है तो उसी दिन से खाना शुरू करता है। फ़ौजी को कहीं कर्नल के बाद खाने का मौका मिलता है और वो भी कम ही लोग खाते हैं। फ़ौजियों को प्लाट मिलते हैं जो इन्हें अपना फ़ायदा DHA निकाल कर इन्हें दिया करता है। तो इनको ऊपर वो फ़ौजी हैं जिनके पास प्लाट है, वो उधर से आए हैं। तो लेकिन फ़ौज को भी अपना जो है सिस्टम ठीक चलाना चाहिए। तमाम कौम की नज़रें इन पर हैं, बल्कि तमाम आलम इस्लाम की नज़रें इन पर हैं। आप इस्लामी दुनिया की फ़ौज हो तो हमारे आर्मी चीफ़ के साथ आसिम मुनीर पर हमें बड़ी उम्मीदें हैं और बेशुमार दुआएं इनके साथ हैं, और इन लोगों की दुआएं भी इनके साथ हैं जिनके हाथ अल्लाह वापस खाली नहीं भेजा करता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह